बाजार बोलता है इसमें एफआईज डीआईज के डेटा से एक बार शुरुआत कर लेते हैं कि एफआईज ने कल क्या किया, डीआईज ने कल क्या क्या किया, और उसके बाद अमेरिकन मार्केट्स और दुनिया भर के बाजारों पर एक बार जायजा लेंगे। तो 383 करोड़ रुपए की सेलिंग की है, कोई खास सेलिंग नहीं थी एफआईज की तरफ से। 3092 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईज करके ले गए, तो डीआईज की तरफ से तो ठीक ठाक बाइंग चल ही रही है मार्केट में। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल। कल देखिए अमेरिकन मार्केट्स में थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल रही थी और करीब 800 पॉइंट डाउ गिरा है, और उसी का एक डर या कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है शंघाई, हैंगसेंग, निकाई और कोस्पी में। सभी एशियन मार्केट्स लाल निशान में हैं, 1.5 से 3% तक है इस समय। निकाई करीब 2.25% नीचे है, कोस्पी करीब 3% और हैंगसेंग में करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में भी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो स्ट्रेंथ दिखाने वाले शेयर्स में केआरबीएल शानदार नतीजे आए हैं, 10% ऊपर है। टारिल में करीब 10% का सर्किट लगा हुआ है। मुथूट फाइनेंस में करीब 9% की तेजी। जुबिलेंट फूड और एचबीएल इंजन में करीब 5 से 8% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि आज के मार्केट में वीक दिखाई दे रहे हैं। तो वीक होते हुए काउंटर में एलआईसी करीब 11% और टीआई करीब 5.5%, सोनाटा सॉफ्टवेयर 5%, पीडीएसएल करीब 5% और जीएचसीएल करीब 4.5%। तो ये कहीं ना कहीं कुछ शेयर हैं जो कि प्रेशर झेल भी रहे हैं। लेकिन आज की बड़ी खबर वही है कि आज बिहार के चुनाव के नतीजों पर मार्केट की पूरे दिन नज़र रहेगी। ये केवल नज़र अभी शुरुआती 2 घंटे पर नहीं है, पूरे दिन नज़र रहेगी। हालांकि जो एस्टिमेट्स थे 146 सीट के, उसको लेकर दिख रहा है रुझानों में एनडीए को बहुमत भी आता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। 243 सीट हैं और उसमें अभी एनडीए की जो स्थिति चल रही है वो करीब करीब 160 सीट पर वो आगे चल रहे हैं। तो बहुत आगे हैं बहुमत से, 243 तो कुल सीटें ही हैं। तो वहाँ पर बहुमत लेने के लिए हाफ से ज़्यादा सीट अगर वो निकालते हैं, करीब 122 123 सीट भी तो काम हो जाता है उनका। लेकिन 160 पर चल रहे तो अच्छे से आराम से वो स्वीप करते हुए नज़र आ रहे हैं। और बिहार से जुड़ी कंपनियों पर फोकस ज़रूर करेंगे। इसमें जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जिन पर बिहार में करीब 49 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वैल्यू करीब 1,36,000 करोड़ है। देखिए इस समय अब 169 सीट आगे चल रही है एनडीए और 70 सीटों पर महागठबंधन रह गया है। तो अब ये एक इस समय का पोल का जो माफ़ कीजिएगा जो अब रुझानों का आउटकम है वो आता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। तो स्वीप है अब ज़्यादा, इसमें वेरिएशन और थोड़ी सी स्थिति क्लियर हो जाएगी 12-1 बजे के आसपास। तो उस समय पर धीरे धीरे रिजल्ट्स भी आने शुरू हो जाएंगे कुछ कुछ जगहों से और फाइनल आउटकम आने लग जाएगा। तो उसमें अब ये कोई बड़ा वेरिएशन हो जाए अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल वेरिएशन होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है मार्केट के लिए इस समय। सनी भाई ये बताएं, देखिए एनडीए की स्वीप उसको लेकर अदानी शेयरों में पहले ही कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ आती हुई पिछले कुछ दिनों से दिख रही थी। ये अदानी शेयरों के लेकर सेंटिमेंटली कैसा ये आज का आउटकम है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि अदानी स्टॉक्स कोशिश तो कर रहे हैं मॉर्निंग से। बहुत ज्यादा मैं अदानी शेयर्स को जस्ट बिहार के इलेक्शन से कोई वेट नहीं देना चाहूंगा। हम्म। इसके अलावा अगर हम इंडिविजुअल बिजनेस लेवल पर बात करते हैं अदानी ग्रुप में, तो डेफिनेटली जो पोर्ट बिजनेस है और इनके जो सीमेंट के जो बिजनेस है जो एसीसी और अंबुजा में है, वो रिलेटिवली वेल प्लेस है अगर हम कैश फ्लो की बात करते हैं तो। और एक जो बिजनेस है जहां अदानी एंटरप्राइजेज, जिस तरह से आपने अभी इसका चार्ट भी लगाया है, यहाँ आगे जाके एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें काफी सारे अदानी के जो अनलिस्टेड बिजनेसेस हैं इसमें हाउस करके रखे हैं, जैसे इंफ्रा, रियल इस्टेट, या फॉर दैट मैटर डेटा सेंटर बिजनेस, या एयरलाइन रिलेटेड, एयरपोर्ट रिलेटेड बिजनेस। तो इनमें आगे जाके 2 या 3 अलग अलग बिजनेसेस जो है आने वाले 3 से 4 सालों में लिस्ट होने की उम्मीद है। मुझे लगता है कि बिहार अगेन इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एन कंट्री, तो ऐसे कोई बहुत बड़ा, ऐसे कोई पर्टिकुलर कंपनी या सेक्टर के लिए कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव देखने नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली जब एग्जिस्टिंग एक अच्छी सरकार आती है तो एक डेवलपमेंट का जब रोड मैप जारी करेगी
तो इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म पूरी ही इकोनॉमी के लिए स्टेट लेवल पर बूस्ट मिलता है। तो उसमें जब स्टेट ग्रो करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेसेस को सबसे पहले एक शेयर मिलता है कि ग्रो करने का एक मौका मिलता है। तो मे बी इंफ्रा कंपनीज विच आर predominantly presence in Bihar, they can have some leg up going forward. बिल्कुल सर, मैं उन इंफ्रा कंपनीज़ के नाम भी बता देता हूं जिनकी बिहार में प्रेजेंस है और जिनको ऑर्डर मिले हैं, और भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़े हुए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कुछ सीमेंट कंपनियों के प्लांट वहां पर हैं। इसमें एचसीसी, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, जिसको कि हाल फिलहाल में ऑर्डर मिला था, एक बड़ा ऑर्डर बिहार से। साथ ही अगर देखोगे तो बिरला कॉर्प, एनसीसी, जी आर इंफ्रा का काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है बिहार में। एनसीसी का अच्छा खासा एक्सपोजर है बिहार में। जेके लक्ष्मी सीमेंट और बिरला कॉर्प, ये दो सीमेंट कंपनियां हैं जिनका एक्सपोजर है बिहार में। सर, इनमें से कोई कंपनी आप चुनना चाहेंगे? मैं जेके लक्ष्मी सीमेंट को चूज करना चाहूंगा। लगता है कि मुझे लगता है कि एनीवे जो कंपनी है ऑन पैन इंडिया बेसिस काफी इनका अच्छा एक्सपेंशन प्लान है। ये क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे आए थे। और एट द सेम टाइम इनका जो राजस्थान का जो प्लांट है उदयपुर सीमेंट वर्क, उसका वहाँ कैपेसिटी एक्सपेंशन के चलते वहाँ भी हम एक अच्छी ग्रोथ आते हुए देख रहे हैं। तो जेके लक्ष्मी सीमेंट अगेन वन ऑफ आवर टॉप पिक अमंग द मिड कैप सीमेंट स्पेस। मुझे लगता है कि इसकी जो फेयर वैल्यू 950-1000 रुपीज के आसपास की है। कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, वन कैन अप्रोच जेके लक्ष्मी सीमेंट। ठीक है सर, एक कंपनी जिसका काम ही बिहार में है और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, आदित्य विजन एवीएल लिमिटेड। इस काउंटर के बारे में आप बताएं, अगर कुछ आपने इस काउंटर को कभी भी ट्रैक किया हो, क्योंकि ये काउंटर हाल फिलहाल की लिस्टिंग थी, ज़्यादा पुराना शेयर, इसका चार्ट नहीं दिख रहा मुझे। और इस काउंटर की 24 नवंबर 2024 से मुझे चार्ट दिख रहा है। 500 रुपये की रेंज में चल रहा है ये शेयर। सर, कोई इस काउंटर के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव? अगर हम आदित्य विजन की बात करें तो अगेन रिटेल चेन है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक का प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो प्रिडोमिनेंटली आपने सही कहा कि इसका जो प्रेजेंस है बिहार में बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। और सितंबर क्वार्टर की अगर बात करें तो यहाँ हमने बिकॉज ऑफ दिस जीएसटी डिस्ट्रप्शन और कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड मानसून के चलते हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड सेक्टर में कहीं ना कहीं स्लो डाउन हुआ था, और उसी का इम्पैक्ट मुझे लगता है कि इवन आदित्य विजन में आते हुए दिखा है। मैं नंबर दिख रहा था, काफी तेजी से ग्रो हुई है कंपनी। FY20 में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 20 करोड़ का सालाना प्रॉफिट बनाती थी। और जब हम 5 ईयर डाउन द लाइन FY25 में कंपनी ने तकरीबन 100 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है। और एट द सेम टाइम स्टॉक प्राइस में भी काफी अच्छी रैली हमने देखी है पिछले 4-5 सालों में। तो थोड़ा वैल्यूएशन के लिहाज से अब मुझे महंगा लग रहा है, ट्रेडिंग एट क्लोजर टू 65-70 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। हालांकि बिजनेस इज रिफ्लेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, तो मे बी बाय ऑन डिप इज द राइट स्ट्रेटेजी एज फार एज आदित्य विजन इज कंसर्न। ठीक है। ये लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर है इन झारखंड और बिहार में, और इसका जो मार्केट शेयर है वहाँ पर 50% से ज़्यादा है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबार में है ये, और मोबाइल्स भी बेचती है, लैपटॉप्स वगैरह बेचती है, कैमराज, एसेसरीज़, होम अप्लाइंसेस के प्रोडक्ट बेचती है, लाइक एयर कंडीशनर और फ्रिज वगैरह बेचती है। और ब्रांड पार्टनर्स इसके साथ सैमसंग, एलजी, एप्पल, वोल्टास, हिताची, ऊषा माफ़ कीजिएगा, आईएफबी, बहुत सारे हैं इसके साथ। और काफ़ी इसकी प्रेजेंस, मतलब 50% से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर है। कंपनी का हेडक्वार्टर भी पटना में है, और करीब 161 शोरूम हैं इनके पास ऑलमोस्ट। और इनके रिटेल फुटप्रिंट भी ठीक ठाक है। 200 स्टोर से ज़्यादा का ये टारगेट लेकर चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करने का। अगर इनके बिहार में शोरूम्स की संख्या देखें तो 108 है, झारखंड में 28 है, और उत्तर प्रदेश में 25 स्टोर हैं। तो मेजरली इनका जो पोर्शन है वो बिहार और झारखंड में है, और बिहार में सबसे ज़्यादा इनकी प्रेजेंस है। सर, आदित्य विजन पर तो बात हुई, लेकिन अब बात करेंगे अमेरिकन मार्केट्स पर, क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स में हमने देखा कि कल एक बड़ा सेल ऑफ देखने के लिए मिला है, और ब्याज दर कटौती पर हो सकता है कि अंकुश लग जाए, क्योंकि इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा उनके पास रूम नहीं है फेड के पास रेट कट करने का, और दिसंबर में रेट कट की जो संभावनाएं हैं वो 50% से भी नीचे आ चुकी हैं।
जिसकी वजह से कल हमने देखा कि दर कटौती रुकने की संभावना से या आशंका से अमेरिकन बाजार में करीब 800 पॉइंट की गिरावट डाउ जोन्स में देखने के लिए मिली और S&P 500 और नैस्डैक में भी तेज गिरावट थी। सर, अब आपकी कोई राय, क्योंकि अमेरिका में भी हमारी कंपनीज का, आईटी कंपनीज का एक्सपोजर है, इन्फोसिस के साथ साथ बायबैक के साथ साथ आज यही एक कारण तो नहीं है कि हमारी आईटी कंपनियां ज़्यादा गिरी हुई हैं? अगर हम यूएस में देखें तो एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस हमने यूएस मार्केट का देखा है पिछले 6 से 12 महीने में। और मुझे लगता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग जो हम टेक स्टॉक में जिसे बोलते हैं प्रीडोमिनेटली सेमीकंडक्टर रिलेटेड, एआई रिलेटेड बिजनेसेस में, वहाँ हम एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख रहे हैं अगर हम यूएस की बात करें। और एट द सेम टाइम यूएस में भी अगर आप देखेंगे अर्निंग सीजन के चलते इंडिविजुअल स्टॉक भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कल अगर आपने देखा होगा डिज्नी का स्टॉक काफी गिरा था, नतीजे आने के बाद कहीं ना कहीं रिजल्ट मिक्स बैग रहे थे। तो ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक में भी कहीं ना कहीं हम वहाँ डिपेंडिंग ऑन नंबर्स रिएक्शन देख रहे हैं। आई थिंक यस डेफिनेटली यूएस बीइंग अ लार्जेस्ट मार्केट, वर्ल्ड का इक्विटी मार्केट का सबसे बड़ा हिस्सा यूएस का ही होता है। तो वहाँ जब भी कुछ सेल ऑफ या राइज होता है तो उसका एक रब ऑफ इफेक्ट हम अक्रॉस दी ग्लोब सभी मार्केट्स पर देखते हैं। बट आई थिंक मुझे नहीं लगता है कि इंडियन आईटी कंपनी को लेकर इतना कोई बहुत बड़ा निगेटिव है जब यूएस में सेल ऑफ होएगा तो। क्योंकि ऑलरेडी इंडियन आईटी कंपनीज ने पिछले 1 साल में एक अंडर परफॉर्म किया है। कहीं ना कहीं यूएस इंडिया की जो दिक्कतें चल रही हैं ट्रेड को लेकर, स्लो डाउन देखा है हमने आईटी कंपनीज के नंबर्स में। उसके चलते ऑलरेडी स्टॉक काफी ऑलरेडी गिर चुके हैं और जो भी निगेटिव है ऑलरेडी प्राइस में डिस्काउंटेड हो चुका है। तो मुझे नहीं लगता है कि यूएस में अगर टेक में सेल ऑफ होगा तो बहुत बड़ा निगेटिव इंडियन आईटी कंपनी के पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि आने वाला जो सेकंड हाफ है रिलेटिवली बेटर रहेगा आईटी कंपनीज के लिए, डोमेस्टिक आईटी कंपनीज के लिए। और अगर एक बार ये इंडिया यूएस की ट्रेड डील होती है तो एक पॉजिटिव नैरेटिव बिल्ड होते हुए दिखेगा आईटी, इंडियन आईटी कंपनीज के लिहाज से। तो आई थिंक एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। ग्रेजुअली जो मिड साइज आईटी कंपनीज है जहां हम रिलेटिवली बेहतर ग्रोथ देख रहे हैं, जैसे परसिस्टेंट हो गई या कोफोर्ज हो गई या फॉर दैट मैटर एलटीआई माइंट्री, ऐसी जो मिड साइज आईटी कंपनी है इसको रडार पर रखकर जब भी मार्केट में करेक्शन होता है ग्रेजुअली थोड़े थोड़े शेयर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो गिरावट में खरीदारी करने की राय यहाँ पर सर की तरफ से। अब कुछ एक काउंटर्स के नतीजे जो आए हैं उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल का शेयर अभी लिस्ट हुआ और उसके नतीजे भी आ गए हैं। नतीजों में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि रेवेन्यू 6% बढ़ा, लेकिन आपको नुकसान दिखेगा करीब करीब 867 करोड़ रुपए का एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट ऑफ 498 करोड़। एबिटा डाउन हुआ 98 करोड़ का, मार्जिन्स भी बिल्कुल गिर गए हैं 9.8 से। ये नेट लॉस है, देखिए 498 करोड़ का, इसमें रेड एरो आएगा। 867 करोड़ का यहाँ पर लॉस हुआ है कंपनी को। मार्जिन्स आए हैं 0.1%। लेकिन इसमें एक चीज़ थी सनी भाई कि इसमें कुछ एक्सेप्शनल आइटम था सब्सिडरी से रिलेटेड, जिसकी वजह से इनका ये एक लॉस दिख रहा है। आपको लगता है कि उसको हटा के अगर देखा जाए तो टाटा मोटर्स के नतीजे कमर्शियल व्हीकल आर्म के ठीक हैं? या डेफिनेटली आई थिंक कमर्शियल व्हीकल के अगर आप कंपनीज के नतीजे देखेंगे वेदर इट इज टाटा मोटर या अशोक लेलैंड, ठीक ठाक नतीजे रहे हैं। और स्पेशली इसमें एक चीज देखने वाली होगी कि जो डाउन साइकिल था पूरा कमर्शियल व्हीकल का वो खत्म होते दिख रहा है। और सेकंड हाफ ऑफ FY26 में दोनों ही कंपनी से मुझे लगता है कि एक बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ आने की उम्मीद है, वेदर इट इज अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स। और जब ये डीमर्जर हुआ था तो हमने भी इसका एक डीमर्जर के रिलेटेड नोट रिलीज किया था। तो हमें लगता है कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 380 रुपीज के आसपास का फेयर वैल्यू तब हमने निकाला था। अब इसमें सिर्फ एक देखने वाली बात ये होगी कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में जो अभी रिसेंट एक्विजिशन हुआ है इवेको का, जो जहाँ पोस्ट एक्विजिशन अगर आप मर्जर देखते हैं तो मोटा मोटी जो नया बिजनेस है वो 65 से 70% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो जिस तरह से जेएलआर पैसेंजर व्हीकल में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो गया है, वैसे ही जो एक बाहर का जो बिजनेस है इवेको, वहाँ वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। और उसकी जो ग्रोथ ट्राजेक्ट्री है वो देखना बहुत जरूरी होगी जब हम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात करेंगे आने वाले समय में। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ व्यू तो पॉजिटिव है। एक बार जब जो नया बिजनेस मर्ज होगा और उसकी जब नंबर्स आना स्टार्ट होंगे तो और थोड़ी बेहतर क्लैरिटी निकल कर आएगी ओवरऑल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के रिलेटेड।
ठीक है। अगला नतीजा सर वोल्टास का। वोल्टास में अगर देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब 10% की गिरावट, नेट प्रॉफिट में 74% की गिरावट देखने के लिए मिली, एबिटा 56% गिरा है, मार्जिन्स तो आधे ही रह गए हैं। सर इतनी खराब स्थिति की कोई खास वजह, अब काउंटर पर क्या करें? आई थिंक जितने भी समर पोर्टफोलियो रिलेटेड स्टॉक है वहां हमने ये दिक्कतें आती हुई देखी है, क्योंकि मॉनसून इस बार काफी इलोंगेटेड रहा था। तो यूजुअली क्या होता है कि अक्टूबर से अगर आप देखेंगे फिर से अक्टूबर हीट होना स्टार्ट हो जाती है, और अक्टूबर यूजुअली एक अच्छा महीना रहता है। तो सिंस मॉनसून इस बार काफी लंबा था, तो पिछले क्वार्टर से इन्वेंट्री स्पिल ऑफ होकर ये क्वार्टर में आई, और ये क्वार्टर में भी कंसिस्टेंट मॉनसून के कारण कोई बहुत ज्यादा सेल हो नहीं पाया है कूलिंग प्रोडक्ट्स को लेकर। तो अगर आप कोई भी कंपनी उठाकर देख लेंगे जो एसी या रेफ्रिजरेटर से डील करती हैं, सभी में नतीजे खराब आए हैं। बट ठीक है, एक वन ऑफ है, आई मीन इट्स अ सीजनल बिजनेस, तो एक वन ऑफ इम्पैक्ट हमने ये क्वार्टर में आते देखा है। होपफुली जब हम फिर से जब फेब या मार्च में जाएंगे और जब समर पोर्टफोलियो की फिर से बात होना स्टार्ट होगी, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनीज लाइक वोल्टास, ब्लू स्टार, अंबर, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट ये फिर से फोकस में आएगी। आई थिंक अगेन मार्केट लीडर है अगर हम रूम एयर कंडीशनर की बात करते हैं तो। हालांकि अब जब तक नेक्स्ट समर नहीं आएगा तो शायद मुझे लगता है कि स्टॉक प्राइस कहीं एक रेंज में ट्रेड करके साइडवेज मूव करेगा। मे बी ये स्टॉक को अप्रोच करने का सही समय जैन फेब में रहेगा, 3-4 महीने के बाद। डेज हाई पर लेकिन काउंटर है सर, ऐसा क्या हो गया सर कि नतीजे, खराब नतीजे स्ट्रीट को अच्छे समझ आ रहे हैं? जिस तरह से विवेक भाई इसमें कहीं ना कहीं एक करेक्शन भी हमने देखा है कि अगर आपने देखा होगा, अगर आप चार्ट देखोगे जैन फेब में ये स्टॉक तकरीबन 1800-1900 रुपए के आसपास ट्रेड हुआ करता था। और उसके बाद जब स्ट्रीट को समझ आए कि इसका जो पिक सीजन है वो कोई बहुत अच्छा खास जा नहीं रहा है, तो वहां से हमने एक करेक्शन देखा है। एज वी स्पीक 1300 रुपए के आसपास का भाव है, तो अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी हो भी चुका है। और अगर हम वैल्यूएशन की भी बात करें तो मोटा मोटी कंपनी सालाना 15,000 करोड़ की टॉप लाइन बना लेती है, और उसके सामने अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 45,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 3-3.5 टाइम्स प्राइस टू सेल्स। तो मुझे लगता है कि वैल्यूएशन का कंफर्ट एटलीस्ट सेल्स के परस्पेक्टिव से बनते हुए नजर आ रहा है। तो मे बी स्मार्ट इन्वेस्टर जो हु वांट टू होल्ड दिस स्टॉक फॉर स्लाइटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो शायद कुछ एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। बट अल्टीमेटली इट्स अ मोर ऑफ एन समर पोर्टफोलियो। तो अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि जैन फेब के आसपास देखें। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन अगले 3-4 महीने में डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है सर। अगला काउंटर सर विशाल मेगा मार्ट, काफ़ी विशाल रिटर्न देने वाला ये काउंटर रहा है आईपीओ से, और इस कंपनी के रेवेन्यूज़ में 22% का जंप देखने के लिए मिला, नेट प्रॉफिट में 46% का जंप, एबिटा में करीब 31% का जंप, और मार्जिन्स में भी करीब 80 बेसिस पॉइंट की बढ़त देखने के लिए मिली है। हालांकि काउंटर सुस्त है सर, अभी इस पर आफ्टर रिजल्ट्स क्या राय रहेगी आपकी? सनी भाई जरा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। नो डाउट काफी अच्छे नतीजे रहे हैं विशाल मेगा मार्ट के। बट कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के लिहाज से अगर हम बात करें तो थोड़ा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। अगर हम देखते हैं कि सालाना ये कंपनी का पोटेंशियल है 700 करोड़ का प्रॉफिट बनाने का, और आज के डेट में मार्केट कैप 65,000 करोड़ के आसपास का है, तो 80-100 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो मे बी अगेन यहाँ भी मैं एक बाय ऑन डिप की रणनीति सुझाना चाहूंगा। एक बार ये वैल्यूएशन थोड़े कूल ऑफ होते हैं तो उसके बाद इसे देखा जा सकता है। तो आई थिंक एक जो अच्छी कंपनी है उसे एक रीजनेबल रेट पर पोर्टफोलियो में लेने में ज्यादा समझदारी रहेगी इन अनसर्टन इन्वायरमेंट लाइक दिस, रादर देन बाइंग कंपनी दैट आर वेरी सिग्निफिकेंटली हाई प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल। क्योंकि अगर एक भी क्वार्टर में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आते हुए दिखेगा आने वाले क्वार्टर में, तो शायद स्टॉक प्राइस में एक अच्छी खासी करेक्शन भी आ सकती है, जो कि हमने ट्रेंड में भी देखा कि एक बहुत अच्छा बिजनेस ओन बैक बाय एंड टाटा ग्रुप, वहां जैसे ही स्लो डाउन हुआ सेल्स मोमेंटम में, हमने देखा कि अच्छा खासा करेक्शन वहां आते हुए दिखा। तो आई थिंक बाय ऑन डीप इज द राइट स्ट्रेटेजी। मुझे लगता है कि 120-110 के रेंज में अगर कहीं स्टॉक आता है तो दैट विल बी द राइट प्राइस बैंड टू ग्रेजुअली गेट इनटू दिस स्टॉक। ठीक है सर। तो यहाँ पर विशाल मेगा मार्ट की बात हुई, अब बात करते हैं सर भारत डायनेमिक्स की,
जिसने आज ज़बरदस्त रिटर्न दिया है आफ्टर रिजल्ट्स। 5% से ज़्यादा की तेज़ी काउंटर पर आती हुई दिख रही है। और देखिए रीज़न भी है कंपनी के पास। रेवेन्यूज़ 545 करोड़ से बढ़कर 1147 करोड़, डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं रेवेन्यूज़। नेट प्रॉफिट में 73% का जंप देखने के लिए मिला है। एबिटा में करीब 90% का जंप देखने के लिए मिला है। और वहीं मार्जिन्स थोड़े से स्लगिश रहे हैं, 18.1 से 16.3। लेकिन स्ट्रीट ने नेट प्रॉफिट, एबिटा सबको देखते हुए स्ट्रीट खुश है। सर, भारत डायनेमिक्स, इसके नतीजों के बाद जो रिएक्शन है, अब यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है या इन नतीजों में अभी और फ्यूल देगा ये नतीजे? आई थिंक विवेक भी काफी स्ट्रांग एग्जीक्यूशन हमने ये क्वार्टर में देखा भारत डायनामिक की ओर से, और उसी के चलते इतने स्ट्रांग नंबर्स पेश किए हैं कंपनी ने। हालांकि एक बात ध्यान रखनी होगी कि ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस में क्वार्टरली लंपीनेस रहती है, और ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि ये क्वार्टर के नंबर अच्छा है तो दिसंबर क्वार्टर में भी सेम नंबर आएंगे। ठीक है, चलते रहता है ऊपर नीचे, बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि कंपनी को आज भी एक नया ऑर्डर विन की कंपनी ने अनाउंसमेंट करी थी 2000 करोड़ की, उसका भी एक रब ऑफ इफेक्ट हमने आज स्टॉक प्राइस में आते हुए देखा। अगेन ट्रेडिंग एट एन सिटिंग ऑन अ वेरी रोबस्ट ऑर्डर बुक, तो मुझे लगता है कि इसे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से डेफिनेटली पोर्टफोलियो में पकड़ के रखने में समझदारी रहेगी, रादर देन सेलिंग ऑफ इन दिस टुडे बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड मोमेंटम इन द स्टॉक। सर, ना सिर्फ भारत डायनेमिक्स चला है, इसके साथ खुशी देने के लिए पारस डिफेंस और गार्डन रीच भी चल रहे हैं। उनका कोई खास लेना देना नहीं था आज, लेकिन ये भी खुशी मना रहे हैं। सर, ये डिफेंस शेयर इसलिए तो खुशी नहीं मना रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल रिस्क दोबारा से गहरा रहा है? यस, टू सम एक्सटेंट डेफिनेटली। जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर वन के वक्त देखा था कि काफी स्ट्रांग रैली पूरे डिफेंस पैक में आई थी, और कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते जब भी ये डेवलपमेंट होती है तो कहीं ना कहीं डिफेंस में एक पॉजिटिव मोमेंटम बिल्टअप होते दिखता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट भी बहुत स्मार्ट हो गया है। अब जो कंपनीज में नतीजे अच्छे आ रहे हैं विद इन डिफेंस पैक ऑल्सो, वो कंपनीज में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमें देखने मिल रहा है। जैसे गार्डन रीच की अगर आपने बात करी तो वहां भी काफी स्ट्रांग नतीजे ये क्वार्टर में आए थे, और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि शायद आज एक फॉलोअप बाइंग भी गार्डन रीच में देखने मिल रही है। या फॉर दैट मैटर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कंसिस्टेंटली एक स्टेबल काइंड ऑफ नंबर कंपनी देती है। जेन टेक्नोलॉजी, हालांकि ये क्वार्टर में नतीजे खराब आए थे, बट जिस तरह से नतीजों के बाद हमें लगता है कि आने वाले समय में ऑर्डर विन जो है ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए नजर आएगा, तो एक अच्छा मौका है जेन को भी पोर्टफोलियो में ऐड करने का, अगर आप डिफेंस पैक पर फोकस कर रहे हैं तो। बिल्कुल। तो जैनटेक, यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह सर की तरफ से। सर, क्या टारगेट लेकर चलें? जेनटेक में मुझे लगता है कि अगर 12 से 15 महीने का किसी का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो 1800 रुपए का प्राइस टारगेट को ध्यान में रखते हुए स्टॉक को पोर्टफोलियो में ऐड किया जा सकता है। बहुत सही सर। आज ये भी काउंटर 6.5% ऊपर है। मेरी स्क्रीन पर पता नहीं कैसे ये डिलीट हो गया। तो 6.5% ऊपर है। हालांकि बीईएल वगैरह थोड़े सुस्त हैं, लेकिन अब इनमें भी हल्की हल्की बाइंग निचले स्तरों से आ रही है। और एचएएल आज सुस्त है। सर, एचएएल में क्या करें? एचएएल आज नेगेटिव है। अगर ट्रेडिंग बाउंस के लिए किसी को देखना हो, ठीक लेवल्स हैं क्या, या शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए? आई थिंक देख सकते हैं, एचएएल के भी नतीजे ठीक ठाक रहे थे, हालांकि ऐसे कोई बहुत ब्लॉकबस्टर नतीजे नहीं थे। मुझे लगता है कि जो कंपनी की जो फेयर वैल्यू है तकरीबन 5300-5400 रुपए की है। अगर कीपिंग दैट प्राइस टारगेट इन माइंड, वन कैन अप्रोच द स्टॉक विथ एन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 3 to 6 months। ठीक है सर। अगला रिजल्ट सर, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। हाल की लिस्टिंग सर, रेवेन्यू 1% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 27% गिरा है, एबिटा करीब 27% गिरा है, और मार्जिन्स भी करीब करीब 350 बेसिस पॉइंट गिरे हैं। लिस्टिंग में सर ये ऐसा तो नहीं कि अब ये लोग धोखा मानने लगे कि लिस्टिंग हुई उसके बाद बढ़िया लिस्टिंग हो गई और अब नतीजे खराब आ गए? ये डिसअपॉइंटमेंट वन ऑफ माना जाए, या अभी डिसअपॉइंटमेंट लंबा चलेगा एलजी के साथ भी? आई थिंक अगेन जिस तरह से बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज में इम्पैक्ट आया है समर पोर्टफोलियो में, मुझे लगता है कि एलजी में भी बीइंग काफी बड़ा शेयर एयर कंडीशनर से आता है एलजी का, और वो जो पोर्टफोलियो है और एट द सेम टाइम रेफ्रिजरेटर का जो पोर्टफोलियो है उसमें इम्पैक्ट आया होगा बिकॉज ऑफ दिस सीजनल इम्पैक्ट, और उसी का नतीजे हम देख रहे हैं कि थोड़े वीक सेट ऑफ नंबर
एलजी ने पेश की है। बीइंग अ मार्केट लीडर मुझे नहीं लगता है कि कंपनी को कोई दिक्कत होनी चाहिए 13 से 14% की ग्रोथ आने वाले समय में दर्ज करने के लिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्टॉक में भी कोई बहुत ज्यादा एडवर्स रिएक्शन आज हमने देखा नहीं, डिस्पाइट ऑफ वीक सेट ऑफ नंबर। बीइंग अ मार्केट लीडर अल्टीमेटली हर फंड मैनेजर को ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में लेना ही है। ठीक है, एक आधा क्वार्टर आगे पीछे हो जाता है, बट अगर आप थोड़ा सा लंबा होराइजन लेंगे तो ये कंपनी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कोई दिक्कत है कि 13 से 15% की ग्रोथ डिलीवर करने में। तो आई थिंक पोर्टफोलियो स्टॉक है डेफिनेटली। अगर कोई लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाता है और कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी को ऐड करना चाहता है तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स शुड बी द पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, तो एल जी इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बन सकता है। और सर की रिकमेंडेशन है। सर एल जी के भी रिजल्ट आए, वोल्टास के भी आए, अगर इन दोनों में चुनना हो, खराब तो नतीजे दोनों के ही आए हैं, अगर दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो कौन सा चुने? एलजी को मैं चूज करना चाहूंगा, क्योंकि एलजी में प्रोडक्ट ऑफरिंग जो है थोड़ी वाइड है, और एट द सेम टाइम बीइंग अ मार्केट लीडर मुझे लगता है कि एक जो ग्रोथ की पोटेंशियल है वो रिलेटिवली बेटर है, और स्टेबल नंबर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर आते हुए देखेंगे ये कंपनी में। तो एलजी को मैं प्रेफर करना चाहूंगा कंपेयर टू वोल्टास। जी सनी भाई, वैसे तो अंशुल जी के जुड़ने का वक्त हो गया, लेकिन 2-3 मिनट अगर आपके पास हैं तो एक्स्ट्रा मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि वो उनका मैसेज आया कि वर्ली में वो जोड़ा फंस गए हैं ट्रैफिक जाम में। उनको मुंबई का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, तो उनका मैसेज आ गया। तो सर एक चीज़ बताएं कि इस समय जो मार्केट में खबर आई है अभी थोड़ी देर पहले, वो है अरबिंदो फार्मा की एक यूनिट है तेलंगाना में, उसके 5 ऑब्जर्वेशन आए हैं यूएस एफडीए से। तो इसका कुछ इम्पैक्ट, वैसे तो काउंटर फ्लैट ही चल रहा है, फ्लैट टू पॉजिटिव, लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट होगा सर? विवेक जी, एक बार देखना होगा एग्जैक्टली क्या खबर है और उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। बिना देखे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट है और टू व्हाट एक्सटेंट इट कैन इम्पैक्ट द बिजनेस ऑफ ऑरोबिंदो। मैं बता देता हूँ सर, अरविंदो फार्मा की यूनिट है सांगारेड्डी तेलंगाना में, उसको फॉर्म 83 के तहत, फॉर्म 483 के तहत 5 ऑब्जर्वेशन आए हैं। एंड द आर्म ऑल्सो गॉट वॉल्यूंट्री एक्शन इंडिकेटेड द कंपनी साइड इन द एक्सचेंज फाइलिंग। आई थिंक अगेन ऐसा कोई बहुत सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहता है जब वॉलेंट्री या वीआई मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगेन ऐसे कोई निगेटिव है नहीं, इनफैक्ट दैट कैन बी अ पॉजिटिव फॉर औरोबिंदो, क्योंकि जब भी एक मार्केट, जब भी कोई इंस्पेक्शन होता है तो एक निगेटिव डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करता है कि अब ये इंस्पेक्शन से कुछ निगेटिव ना आ जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई निगेटिव न्यूज निकल कर आई नहीं है, तो औरोबिंदो के लिए ये इवेंट में न्यूट्रल मानकर चलूंगा। ठीक है सर, पाइन लैब को आपने देखा था क्या एज एन आईपीओ? क्योंकि आज लिस्टिंग ठीक ठाक हुई 10% प्रीमियम पर। अभी क्या राय रहेगी सर पाइन लैब पर? अगर हम पाइन लैब की बात करें विवेक जी, तो हमने भी लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब की रिकमेंडेशन दी थी हमारे क्लाइंट्स को, और काफी रॉक सॉलिड बिजनेस है। काफी बड़े ब्रांड्स के साथ काम करती है, वेदर इज लाइक ऑफ एचडीएफसी बैंक, क्रोमा, एचडी। और एट द सेम टाइम क्वार्टर वन में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने काफी अच्छी बिटा भी रिपोर्ट करी थी। तो फर्स्ट क्वार्टर में 120 करोड़ की बिटा कंपनी ने रिपोर्ट करी थी। पिछले साल फुल ईयर में 350 करोड़ की बिटा थी। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी समथिंग जो क्लियर कट दिख के आ रहा है। तो अगर आप ईबिटा की बात करते हैं तो FY 24 में 158 करोड़ का एडजस्टेड ईबिटा था, जो बढ़कर 350 करोड़ FY 25 में हुआ। और 1Q में 120 करोड़ का ईबिटा ऑलरेडी कंपनी ने दर्ज कर दिया है, जो कि, और ईबिटा मार्जिन तकरीबन 7% का, 19% का रहा था अगर एडजस्टेड ईबिटा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग विच इज क्लियरली विजिबल इन पाइन लैब। हाँ, हालांकि एक बात पक्का है कि वैल्यूएशन थोड़े से ऊंचे थे। अगर आप मार्केट कैप की बात करें तो 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप कंपनी आईपीओ के टाइम पर मांग रही थी। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एक बार जब कंपनी के पहली कॉन कॉल होगी कंपनी की, थोड़ी और बेटर क्लैरिटी आती हुई दिखेगी कि जो प्रॉफिट है आने वाले 2 सालों में कैसे प्ले आउट होंगे पाइन लैब के। ठीक है सर, एक दो खबरें और हैं सर। आज एक काउंटर ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर ये अपर सर्किट लग गया है, क्योंकि इसको वर्ल्ड बैंक से रिलीफ मिला है कि इसका जो नाम वर्ल्ड बैंक ने रिमूव कर दिया था फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डी बार्ड फर्म एंड इंडिविजुअल। तो अब मतलब बार फर्म्स एंड इंडिविजुअल्स, तो उसको डी बार कर दिया है।
आज ये काउंटर 10% ऊपर है। सर ये कितना बड़ा रिलीफ माना जाए इस कंपनी के लिए? आई थिंक बहुत बड़ा रिलीफ है विवेक जी। अगर आप देखेंगे ये डेवलपमेंट के बाद कंसिस्टेंटली 2 या 3 लोअर सर्किट लगे थे स्टॉक में, और मैनेजमेंट ने बार बार आके यही कहा था कि इनकी जो एग्जिस्टिंग 5-5.5 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है उस पर इनका कोई इम्पैक्ट नहीं है। ये जो भी वर्ल्ड बैंक से जो ऑर्डर आया हुआ है, एंड दिस ऑर्डर वाज पर्टेनिंग टू प्रीवियस जो शिपमेंट थी 2020-21 की नाइजीरिया में, उसमें कोई एक शिपमेंट के दौरान कोई प्रोडक्ट डैमेज हो गया था, तो उसके रिलेटेड ये ऑर्डर आया था। और मैनेजमेंट हालांकि बार बार कह रही थी कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट स्ट्रीट में अल्टीमेटली जब स्ट्रीट को लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू है, तो पब्लिक सबसे पहले सेल करने के लिए जाती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रिलीफ है। अगर मैं ये इवेंट को साइडलाइन कर देता हूँ तो सालाना ये कंपनी 200-250 करोड़ का प्रॉफिट बनाने की क्षमता रखती है, और 9-9.5 हजार करोड़ के मार्केट कैप पर भी ट्रेड करनी है। तो आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मर एज अ स्टोरी इज स्टिल यंग। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में एंटायर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं उनमें एक स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू एज वेल एज अर्निंग ग्रोथ हमें देखने मिलेगी। तो आई थिंक बड़ा पॉजिटिव रहेगा ट्रांसफॉर्मर और रेक्टिफायर इंडिया के लिए। सर आज कुछ कंपनीज़ के नतीजे आ रहे हैं, उनमें आप बताइए कि कौन सी कंपनी आपको पसंद है या ना पसंद है। टाटा मोटर्स, पीवी पैसेंजर व्हीकल वाला जो कंपनी है, मैक्स हेल्थ केयर, नेटको फार्मा और सीमेंस, ये 4 कंपनियां मुख्य हैं जहां पर कि नतीजे आते हुए दिखाई देंगे। सर आपकी कोई पसंद नापसंद इनमें? मैं मैक्स हेल्थ केयर को ट्रैक करना चाहूंगा। अगेन हॉस्पिटल एज अ बिजनेस अक्रॉस द बोर्ड काफी अच्छे नतीजे पेश कर रहे हैं, और मैक्स हेल्थ केयर अगेन बीइंग अ मार्केट लीडर, वन ऑफ द मार्केट लीडर, सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है इंडिया की। तो वहाँ भी हम मुझे उम्मीद है कि काफी अच्छे नतीजे ये क्वार्टर में कंपनी पेश करेगी। और एट द सेम टाइम जिस तरह से इनके एक्सपेंशन प्लान है, मुझे लगता है कि आने वाले 2 सालों में अर्निंग ग्रोथ में ऐसे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा करेक्ट हुआ है ऊपर में। अगर आप देखेंगे 1300 के आसपास ये स्टॉक ने हाई बनाया था, और आज 1100 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि एक रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल बनते नजर आ रहा है। अगर नतीजे ठीक रहेंगे तो डेफिनेटली लेने का मौका बनेगा मैक्स हेल्थ केयर में। ठीक है सर, तो मैक्स हेल्थ केयर पर सर की राय। सर मैं एक वो भी देख रहा था, अभी पीछे मैक्स जाने का काफ़ी कुछ मौका क्या मजबूरी पड़ी, तो उस समय मैक्स के बारे में पढ़ रहा था कि 30,000 रुपये पर बेड इनका एबिटा पॉजिटिव रहता है। उतना तो किसी 5 स्टार होटल का नहीं रहता है। हालांकि जो रूम्स हैं वो 5 स्टार कैटेगरी के ही होते हैं इनके भी। लेकिन सर ये बताएं, अगर 5 स्टार होटल में से चुनना हो और मैक्स हेल्थ या इस तरह के किसी हॉस्पिटल को चुनना हो, तो होटल या हॉस्पिटल आप किसके साथ जाएंगे? अगेन रादर देन टेकिंग वन साइड में सिलेक्टिवली दोनों ही पैक से कुछ कंपनी चुनना चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एजेंडा वेल्थ क्रिएशन का है, राइट। तो वेदर इट इज एन इंडियन होटल विच इज अगेन अ मार्केट लीडर एज फार एज हॉस्पिटैलिटी सेक्टर इज कंसर्न, या अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो अपोलो और मैक्स हेल्थ केयर जैसी लीडिंग कंपनी जहाँ भी काफी रोबस्ट एक्सपेंशन प्लान है, और जो मार्केट है काफी अंडर पेनेट्रेटेड है। मतलब अगर आप देखेंगे कि इंडिया में काफी सारे छोटे अनऑर्गेनाइज हॉस्पिटल हैं जो 1 या 2 हॉस्पिटल चलाते हैं। तो अल्टीमेटली एज एन कंज्यूमर हर किसी को लगता है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट मिले, और बड़े हॉस्पिटल्स में अच्छे डॉक्टर्स भी जुड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ग्रोथ की दोनों ही सेगमेंट में है। इतना है कि ऑब्वियसली आप सभी स्टॉक वो सेक्टर में से ले नहीं सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, कैपिटल लिमिटेड होता है। तो जो वहाँ वो दोनों ही सेक्टर की जो बेस्ट कंपनी है, मुझे लगता है कि वो पोर्टफोलियो में ऐड की जा सकती है। ठीक है सनी भाई, आज आपका समय थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, लेकिन अंशुल जी अब होटल पहुंच चुके हैं और अब वो हमारे साथ लाइव करने के लिए रेडी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज थोड़ा टाइम एक्सटेंशन के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे सनी सर जिन्होंने कि बताया कि मार्केट को किस तरह से प्ले आउट करना है और इस समय मार्केट में आईटी शेयरों में क्या करना है, बिहार इलेक्शन से जुड़े हुए शेयर्स में क्या करना है। साथ ही उन्होंने बताया कि नतीजों से जुड़े हुए शेयरों में ख़ासतौर से वोल्टास, एलजी, इनमें कौन सा बेहतर है। और उन्होंने मैक्स हेल्थ केयर और होटल शेयरों में बताया कि क्या
किस तरह से आपको रणनीति बनानी चाहिए, तो बहुत सारे शेयर्स पर बात की। अब मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो सेंसेक्स में थोड़ी सी रिकवरी आई है, अब केवल 100 पॉइंट नीचे रह गया सेंसेक्स। निफ्टी करीब 28 पॉइंट ही नीचे रह गया। निफ्टी आईटी में अच्छी रिकवरी है, जब हमने शो शुरू किया था उस समय 500 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी, और निफ्टी बैंक में 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट थी। अब दोनों करीब करीब 200 पॉइंट रिकवर हो रहे हैं। निफ्टी बैंक लगभग ग्रीन मार्क में आने की तैयारी कर रहा है, और निफ्टी आईटी भी अब 350 पॉइंट ही नीचे रह गया। तो करीब करीब 200 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी आईटी में, निफ्टी बैंक में और साथ ही सेंसेक्स में। तो मार्केट अच्छा मोमेंटम अब पकड़ने की दोबारा कोशिश कर रहा है। हमारे साथ लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन साहब जुड़ चुके हैं। अंशुल जी, गुड मॉर्निंग। सर नमस्कार। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। अंशुल भाई, आज कहाँ रह गए, क्या हो गया, कहाँ ट्रैफिक अरे जाम में फंस ट्रैफिक में गए? फंस गए थे, फिर यहाँ ऑफिस आए तो पूरी बिल्डिंग की पावर सप्लाई चली गई। ओ, 5-6 फ्लोर पैदल चढ़ के आए हैं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा आराम देता हूँ, क्योंकि जो आपकी पकड़ है वहीं पर मैं पूछूंगा सवाल आपसे। निफ्टी कैसा दिख रहा है? सर निफ्टी निफ्टी ठीक लग रहा है। वीकली वीवैप से मतलब सुबह गैप डाउन खुला था, वीकली वीवैप पे रिजेक्शन कैंडल बनी है। 15 मिनट पे एफवीजी की फॉर्मेशन है। ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है अगर इसी जोन में, तो बुलिश एफवीजी फॉर्म हो जाएगा। तो एनी डिप्स टुवर्ड्स 25,800 820 जोन वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाई करके ही चलना है, यहाँ मौका मिले तो भी। और अगर मतलब जब भी बाई सेटअप बने तो आपको बाई ही करके चलना है। सेलिंग में नहीं देख रहा हूँ। एफआईआई एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है, कल की डोजी को फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। आज जो डिप आई है वो डेली चार्ट पे एफवीजी के अंदर आई है, तो यहां से आप मान के चलो कि आपको मिलनी अपसाइड ही है, डाउनसाइड कम मिलेगी। कल के शो में भी कल तो मैंने परसों के शो में मैंने बार बार कहा था कि निफ्टी पे प्रीवियस मंथ पॉइंट ऑफ कंट्रोल 25,911 पे है। उसके पास थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, उसके पास थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन रहेगा, और जैसे ही वो एब्जॉर्प्शन क्लियर होगा मार्केट में नई तेजी डेवलप हो जाएगी। तो ये पूरी जो जद्दोजहद चल रही है, ये 25,911 के बाद जो सेलर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए चल रही है। जैसे ही हम उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, नया स्विंग हाई, जो प्रीवियस स्विंग हाई था 26,104 का, इसको क्रॉस करके हम नया स्विंग हाई बनाते हुए दिखेंगे।